आइए बच्चों, हम लोग फर्स्ट चैप्टर का एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फर्स्ट चैप्टर का नया टॉपिक क्या है बच्चों? वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत आवेश देखते हैं यहाँ पर, जैसे प्लस क्यू आवेश हो गया, ये माइनस क्यू आवेश हो गया। अब अगर इनके बीच की दूरी को हम क्या मान लेते हैं? 2l। तो देखते हैं फिर से, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। क्लियर? वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? वह निकाय जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत आवेश, जैसे देखिए प्लस क्यू और माइनस क्यू बराबर है ना, आवेश क्या है? विपरीत है। तो ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी, यहाँ 2l क्या है? अल्प दूरी है, पर स्थित होते हैं, क्या कहलाता है बच्चों? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्लियर? जैसे इसके अगर हम एग्जाम्पल देखें तो देखिए HCl, CO2, NH3, CH4, H2O, ये सब इसके क्या हैं? एग्जाम्पल हैं। इसको थोड़ा सा ऐसे समझते हैं भाई। ऐसे आप लोग कहेंगे कि परमाणु जो होता है तो ऐसे तो रहता है, तो उदासीन रहता है, उसमें कोई गुण ही नहीं पाया जाता है वैद्युत का। तो देखिए कैसे होता है, आखिर इसके होने का रीजन क्या है। ठीक है, सिंपल सी बात है बच्चों। परमाणु में नाभिक होता है, नाभिक में क्या होता है? धनावेश होता है, तथा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसके आसपास चारों ओर कक्षाओं में क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। इसलिए जो धनावेश होता है वो अपने केंद्र नाभिक, तथा जो ऋणावेश होता है वो उन कक्षाओं में क्या रहता है? संपाती रहता है। लेकिन जब इसी को हम वैद्युत क्षेत्र में लाते हैं, जब इसी परमाणु को हम किसी वैद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो क्या होता है? उस पर धन आवेश और ऋण आवेश पर परस्पर विपरीत दिशाओं में वैद्युत बल कार्य करने लगते हैं, जिसके कारण जो इनका नाभिक होता है, नाभिक का धनावेश, नाभिक से धनावेश और कौन सा? ऋणावेश, ये क्या होते हैं? अपने केंद्र से थोड़ा सा हट जाते हैं, जिसके कारण इनमें क्या हो जाता है? वैद्युत का गुण उत्पन्न हो जाता है, और इसलिए ये पदार्थ भी क्या कहलाते हैं? वैद्युत द्विध्रुव पदार्थ कहलाते हैं। अब इसी में अगला हम लोग पढ़ते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? तो देखिए सिंपल सा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक फार्मूला हम लिखे ले रहे हैं, बाद में भी इसको बता देंगे और पहले लिख ले रहे हैं। ठीक है, क्या है ये? इस फार्मूले का मतलब क्या है ये भी आपको बताएंगे। तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? तो किसी एक आवेश, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश एवं आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को, एवं आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं बच्चों? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसीलिए देखिए इसको P से लिखा है। P बराबर क्या होता है? P से किसको लिखते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P = Q × 2l। इसी फार्मूले से इसकी परिभाषा आप देख लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा उन दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर बच्चों? अब Q क्या है? आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम। L क्या है? लंबाई है, लंबाई का मात्रक मीटर। तो बच्चों इसका अगर मात्रक पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? कूलाम मीटर। क्लियर बच्चों? हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अभी हमने पढ़ा वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। अब उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो देखते हैं इसके कारण इन तीन स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जा सकती है। एक तो अच्छी अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति, जिसे हम एंड ऑन पोजीशन बोलते हैं, मींस वैद्युत द्विध्रुव। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड 12th के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है बच्चों कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण
अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए या निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये दो मेन पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड के लिए, और ये भी आपके कंपटीशन के लिए जो अगली लिखी हुई है वो आपके कंपटीशन के लिए, जैसे आईआईटी है, जेईई है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो आइए देखते हैं हम लोग। पहली कंडीशन हो गई अच्छी अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति, इंड ऑन पोजीशन, निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति जिसे हम ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन कहते हैं, या कहीं कहीं पे निरक्षीय रेखा लिखा होता है तो हम उसको बोलते हैं इक्वाटोरियल लाइन। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए अब हम लोग फर्स्ट स्थिति का आकलन करेंगे। आइए बच्चों देखते हैं अब हम लोग अच्छी स्थिति में तीव्रता या फिर वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इंड ऑन पोजीशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, बोर्ड में इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, सिद्ध कीजिए E इक्वल टू 1/4πε0 2p/r³ और E इक्वल टू 9 × 10⁹ 2p/r³। इस तरीके से पूछा जा सकता है कि इसको सिद्ध कीजिए, या फिर ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं कैसे हम अच्छी स्थिति में तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। अभी चूंकि मैंने आपको बोला ही है E इक्वल टू 1/4πε0 2p/r³, ये अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ही है। तो आइए देखते हैं इस फिगर के माध्यम से। माना -q तथा +q आवेशों से बना एक वैद्युत द्विध्रुव AB, माना -q तथा +q आवेशों से बना एक वैद्युत द्विध्रुव AB एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है, जिसका परावैद्युतांक K है। इतनी बात समझ में आई। तथा इन आवेशों के बीच की अल्प दूरी क्या है, 2l है। जाहिर सी बात है, वही वैद्युत द्विध्रुव वही कहलाता है, वह निकाय जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो ये हो गया बच्चों। अब हम मान लेते हैं इस वैद्युत द्विध्रुव का जो मिड पॉइंट है वो क्या है, O है। ठीक है। तो जब O मिड पॉइंट हो गया तो इधर की दूरी L हो जाएगी और इधर की भी दूरी L हो जाएगी, मीन्स OA इक्वल टू L और OB इक्वल टू L। क्लियर। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी अच्छी स्थिति में कोई बिंदु P है, इसकी अच्छी स्थिति में कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं। माना AB वैद्युत द्विध्रुव किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक क्या है, K है। क्लियर। तथा वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित, R दूरी पर स्थित बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है किस स्थिति में, ये O से R दूरी पर किस स्थिति में है, अच्छी स्थिति में। किस स्थिति में है, अच्छी स्थिति में। क्लियर। इतनी बात समझ में आई। अब थोड़ा सा फिगर में समझ लेते हैं। देखिए O से R दूरी पर तो बिंदु हो गया P, ये देखिए। ठीक है। उसके बाद अगर हम +q आवेश से इस बिंदु P की दूरी देखें तो देखिए R - L, भाई पूरी R थी, इतनी L थी, तो इतनी कितनी बचेगी, जाहिर सी बात R - L बचेगी। इसी तरीके से O से R दूरी पर था P, अब अगर हम -q से इसकी दूरी देखें तो देखिए इतनी R थी, इतनी कितनी थी, L थी, तो पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, R + L। क्लियर। अतः -q से बिंदु P की दूरी, बिंदु P की दूरी कितनी हो गई बच्चों, R - L
या आर प्लस एल तथा प्लस क्यू से दूरी कितनी हो गई बच्चों, आर प्लस एल। अब देखिए ये तीव्रता यहां पर E1 बाहर की ओर दिख रही, कहां पे दिख रही, बाहर की ओर। ये किसके कारण होगी, क्यू के कारण, क्योंकि आपको पता है इसके कारण अगर इनके बीच कोई आवेश आता है तो कोई धन परीक्षण आवेश रखा जाता तो उसको किधर की ओर भेज देता है, अपने से दूर भेज देता है। तो यहां पर इसकी तीव्रता क्या है, E1 कैसी है, बाहर की ओर है। अच्छा, माइनस क्यू के कारण जो तीव्रता E2 है वो किधर की ओर है, अंदर की ओर है। बात समझ में आई, क्यों, क्योंकि माइनस क्यू जो करेगा वो इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। क्लियर, तो लिखेंगे तथा माइनस प्लस क्यू एवं माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्रमशः E1 व E2 हैं। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। अब देखते हैं माइनस क्या, प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए एक फार्मूला मैंने अभी बच्चों इससे पहले बताया था कि अगर कोई आवेश प्लस क्यू है, इससे आर दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हम P पर कौन सा बिंदु रखते थे, क्या रखते थे, Q रखते थे। इनके बीच की दूरी क्या, ये Q नॉट रखते थे। ठीक है, तो इनके बीच की दूरी क्या होती थी, R होती थी। अब हम यहाँ पर कूलाम का नियम लगाते थे, F इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। भाई दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, वैद्युत बल, यही तो होता है कूलाम का नियम से। 1/9 इंटू 10⁹ भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं 1/4πε0 भी लिख सकते हैं। क्लियर, तो अगर हम इसके कारण इस ये बिंदु P पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहें तो आपको ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए एक फार्मूला मैंने बताया था, E इक्वल टू क्या होता है बच्चों, F/Q0। तो F का मान, चलिए यहाँ पे मैं 1/4πε0 लिखे ले रहा हूँ, Q1 Q2 अपान क्या, ये R स्क्वायर था, R स्क्वायर अपान क्या, अब Q1 है कितना, Q है, Q2 कितना है, Q0 है, और ये Q0, तो Q0 क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल। देन E इक्वल टू आपका कितना बचा, 1/4πε0 Q अपान R स्क्वायर। तो ये बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसी फार्मूले को हमको यहाँ पर यूज करना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब है कितनी है, E1 इक्वल टू 1/4πε0, फिर Q अपान, अब R के स्थान पे है क्या बच्चों, देखिए प्लस क्यू से बिंदु P की दूरी कितनी, R माइनस एल। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, R माइनस एल, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। इसकी दिशा देखते हैं तो किस दिशा में है, E1 उधर की ओर है ना, तो इसकी दिशा हो जाएगी BP दिशा। किस दिशा में, BP दिशा में। इतनी बात समझ में आई कि किस दिशा में होगी, BP दिशा में होगी। एक चीज और देखिए, जहां वैद्युत द्विध्रुव रखा है उस माध्यम का परावैद्युतांक कितना है, K है, तो इसलिए हम यहां पर क्या लिख देंगे, E इक्वल टू 1/4πε0 K Q अपान R माइनस एल का होल स्क्वायर। इसी प्रकार बच्चों माइनस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए माइनस क्यू के कारण बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E2। ये तो बताया, माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या, E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 1/4πε0 Q अपान R प्लस एल का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि माइनस क्यू से इसकी दूरी कितनी, R प्लस एल है, तो R प्लस एल का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। अब परिणामी तीव्रता क्या निकालेंगे बच्चों, परिणामी तीव्रता। तो परिणामी तीव्रता E इक्वल टू हो जाएगी E1 माइनस E2। देखिए क्यों होगी, क्योंकि
E1 इज ग्रेटर देन E2। अब E1 इज ग्रेटर देन E2 क्यों होगी? क्योंकि प्लस क्यू आवेश जो है वो माइनस क्यू आवेश से बड़ा है। प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश से बड़ा है, तो जाहिर सी बात है जो बड़ा है उसकी तीव्रता क्या होगी? ज्यादा होगी। क्लियर? कोई समस्या? आगे देखते हैं। तो इसलिए E इक्वल टू क्या हो गया? E1 माइनस E2। अब हमने जो E1 और E2 का मान निकाला है उसको यहाँ रख देते हैं हम लोग। देखिए भाई, E इक्वल टू E1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ भी के लिखेंगे बच्चों, Q अपान R माइनस L का स्क्वायर और माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों? अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे यहाँ प्लस क्यू यहाँ माइनस क्यू क्यों नहीं लिखा? तो यहाँ पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है? अब E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, इन दोनों में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, के Q भी कॉमन, तो अब यहाँ क्या बचेगा? 1/R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई बच्चों? आगे देखते हैं हम लोग। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। आगे अगर हम देखें तो देखिए बच्चों, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q। अब देखिए यहाँ हम एलसीएम ले लेते हैं, R माइनस एल का स्क्वायर और R प्लस एल का स्क्वायर, R माइनस एल का स्क्वायर और R प्लस एल का स्क्वायर, ये हो जाएगा एलसीएम। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? R प्लस एल का स्क्वायर माइनस है तो माइनस R माइनस एल का स्क्वायर। आगे अगले स्टेप में देखते हैं बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q। अब देखिए यहाँ पे a माइनस बी, a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। स्क्वायर पहले से था तो स्क्वायर रहेगा ही रहेगा। इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फार्मूले, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL। अगर हम यहाँ माइनस को छोड़ दें 1 मिनट, तो देखिए R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? 2RL। अब हम यहाँ पे मंझला ब्रैकेट डायरेक्ट हटा लेते हैं, यानी माइनस से ओपन करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये कैसा हो जाएगा? प्लस का। अब देखिए बच्चों, R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर प्लस का, R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। नाउ E इक्वल टू बच्चों क्या बचा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q। अब देखिए 2RL कितना हो जाएगा बच्चों? 4RL अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई? अब देखिए क्या करते हैं, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसको हम लिख दे सकते हैं Q इंटू 2L इंटू 2R अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए 4RL था, 4RL को 2 जा 4, L इंटू R। अब देखिए Q इंटू 2L बराबर क्या होता है? अभी इससे पहले मैंने आपको बताया था कि Q इंटू 2L बराबर क्या होता है बच्चों? P। P क्या है? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। तो इसके स्थान पे अब हम क्या रख देंगे? P रख देंगे। देन E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब देखिए इसके स्थान पे P हो गया, तो 2R तो पहले से था इंटू P अपान क्या रहेगा बच्चों? R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखिए, अब आगे हम क्या करें? तो देखिए बच्चों, चूंकि L इज वेरी वेरी लेस देन R, जो ये L है ये इस R की अपेक्षा बहुत कम है, इसलिए L स्क्वायर इज वेरी 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 लेस देन R स्क्वायर। मतलब जो L स्क्वायर का मान होगा वो R स्क्वायर से और भी ज्यादा कम होगा। क्लियर? तो इसलिए
तो इसलिए एल स्क्वायर को छोड़ने पर, अब जब हम एल स्क्वायर को छोड़ देंगे तो देखिए क्या आएगा, E इक्वल टू 1/4πε0 K 2R इंटू पी अपान, एल स्क्वायर छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का स्क्वायर बच्चों क्या हो जाएगा, आर की पावर 4, ये कैंसिल, क्या बचा, आर क्यूब। अब बच्चों देखिए E इक्वल टू आ गया 1/4πε0 K एंड 2p/r³, 2p/r³। अब देखिए E का मात्रक आपको मैंने पहले से ही बताया, E इक्वल टू क्या होता है, F/Q0। तो F का न्यूटन और Q0 का कूलाम, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। ये बच्चों आपका प्राप्त हो गया वैद्युत क्षेत्र की अच्छी स्थिति में द्विध्रुव के कारण तीव्रता का व्यंजक, इसी को आपको सिद्ध करना था। आगे देखते हैं बच्चों हम लोग वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी मैंने बताया आपको अच्छी स्थिति में, अब बता रहे हैं ये सेकंड कौन सा, निरक्षीय स्थिति में या निरक्षीय रेखा पर। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वाटोरियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये भी इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए या सिद्ध कीजिए E इक्वल टू 1/4πε0 P/r³। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। देखिए थ्योरी में आपको बता रहा हूं, आपको लिखनी है, जितनी जरूरी थ्योरी है वो जरूर लिखना है, ठीक है। देखिए क्या होगा, माना -q तथा +q आवेशों से बना एक वैद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक क्या है बच्चों, K है, जिसका परावैद्युतांक K है। अब इसके मध्य बिंदु O से, जो AB है, AB के मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P, ये कोई बिंदु हम मान लेते हैं P, निरक्षीय रेखा पर स्थित है। किसकी निरक्षीय रेखा पर, वैद्युत द्विध्रुव की, ठीक है, क्लियर, ये बिंदु P। अब देखिए इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर, देखिए लिखा है मध्य बिंदु O से R दूरी पर, तो ये दूरी कितनी हो गई बच्चों, R हो गई। अगर ये दूरी R हो गई और ये कितनी है, L है, तो ये देखिए क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। और समकोण त्रिभुज में ये आपका आधार हो गया और ये आपका क्या हो गया, लंब हो गया। तो अगर हम -q से बिंदु P की दूरी निकालना चाहें तो इसमें हम कौन सा फार्मूला लगा देंगे, वही फार्मूला, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या कर्ण इक्वल टू रूट में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये क्या है, एक R है आपका और एक आपका क्या है, L है, ठीक। तो यहीं से वहां से ये दूरी आ जाएगी आपकी रूट में R² प्लस L²। इतनी बात समझ में आई। तो जितनी -q से दूरी होगी उतनी ही +q से, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों तो उसके लिए हिप्टेन्यूज का कार्य कर रहे हैं, तो बात समझ में आई है। अब देखिए +q के कारण तीव्रता क्या है, +q के कारण तीव्रता किसकी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और -q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये E1 और ये क्या हो जाएगी बच्चों, E2 हो जाएगी। ये देखिए +q के कारण E1 और -q के कारण E2 हो जाएगी। अब फिर से वही फार्मूला, +q के कारण तीव्रता E1, आगे लिख लेंगे नई लाइन में, +q के कारण तीव्रता E1 इक्वल टू 1/4πε0 K, Q/ दूरी कितनी है, रूट में R² प्लस L², Q से दूरी इतनी तो है और इसका स्क्वायर, अगर हम स्क्वायर कर दें तो देखिए फिर से क्या आ जाएगा, 1/4πε0 K Q/R² प्लस L², क्यों, क्योंकि ये रूट हट जाएगा, क्लियर।
आगे देखते हैं। इसकी दिशा अगर हम देखें तो क्या हो जाएगी, बीपी दिशा। कौन सी दिशा, बीपी दिशा में। इसी तरीके से E2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 के Q अपान रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, 1/4πε0 के Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। आगे ये बीपी के बाद इसकी दिशा क्या हो जाएगी, PA दिशा में। किस दिशा में, PA दिशा में। क्लियर। अब देखिए E1 और E2 दोनों का मान तो आ गया क्या, बराबर आ गया। तो अब हम क्या करें, अब देखिए यहाँ पर E1 E2 अगर इनके बीच का कोण हम थीटा मान लें, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं। अगर ये E1 थी, ये क्या थी, E2 थी, अगर इनके बीच का हम लोग कोण क्या मान लें, थीटा मान लें, तो इस स्थिति में E1 को उसके समांतर तथा लंबवत घटकों में वियोजित करने पर, ये भी लिख सकते हैं, E1 व E2 को समांतर व लंबवत घटकों में वियोजित करने पर। अब देखिए इसको समांतर और लंबवत घटकों में वियोजित करेंगे अगर, तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा ये क्या है, परस्पर बराबर किंतु विपरीत हैं। क्यों, क्योंकि E1 और E2 का मान तो बराबर ही है और साइन थीटा और साइन थीटा दोनों जगह है। तो E1 व E2 को समांतर व लंबवत घटकों में वियोजित करने पर E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा परस्पर बराबर किंतु विपरीत होने के कारण, बराबर किंतु विपरीत होने के कारण, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। जबकि अब देखिए लंबवत घटक तो हो गए, एक दूसरे को इन्होंने निरस्त कर दिया। अब कौन से इसके घटक बच्चे, समांतर घटक। जबकि समांतर घटक आपस में जुड़ जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। क्यों, क्योंकि इनकी दिशाएं क्या हैं बच्चों, एक ही हैं। इसलिए E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब समझ में आया ये क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अब देखिए इसकी वैल्यू रख देते हैं हम लोग। E1 की कितनी वैल्यू है, कितनी है बच्चों, 1/4πε0 के है, और Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अच्छा देखिए दोनों के साथ cos थीटा है, तो मैं cos थीटा को पहले ही कॉमन भी ले लेता हूं, कोई समस्या नहीं ना। प्लस E2 के साथ 1/4πε0 के Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब देखिए बच्चों ये दोनों एक ही चीज है तो लिखें, तो जैसे x 2x होता है वैसे इसको अगर हम मिला दें तो एक साथ क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम हो जाएगा, यानी 1/4πε0 के Q इंटू 2 cos थीटा अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्यों, दोनों का एलसीएम एक ही था, सब कुछ एक ही था, तो इसलिए हमने इसको कितने बार लिख लिया, 2 टाइम। अब देखते हैं cos थीटा। तो आइए यहाँ पे आते हैं हम लोग, फिर से ट्रायंगल में आते हैं, यहाँ आ जाते हैं। ठीक, ये एंगल क्या था, थीटा था, तभी तो ये एंगल थीटा हुआ। अब देखिए cos थीटा बराबर क्या होगा, अगर इस त्रिभुज में हम देखें तो चित्र से, कहां से, चित्र से cos थीटा। अब cos थीटा है तो देखिए त्रिकोणमिति का यूज आ गया। cos थीटा बराबर मैंने आपको बताया था त्रिकोणमिति में क्या होता है, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है बच्चों, L है, और कर्ण कितना है, रूट में R स्क्वायर प्लस
एल स्क्वायर, आधार हो गया एल और कर्ण हो गया रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये cos थीटा का मान यहां से निकाल के हम यहाँ पे रख देंगे। ये E इक्वल टू अब क्या हो जाएगा बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इंटू 2 इंटू एल, ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए अगर कहीं पे x इंटू रूट एक्स होता है तो हम उसको लिख देते हैं x की पावर 3/2। तो वैसे ही इसको भी हम लिख लेंगे। ये देखिए यहाँ पे देखते हैं E इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, अच्छा चूंकि Q इंटू 2L बराबर क्या होता है P, ये तो होता है, तो इसके स्थान पे हम क्या रख लेंगे P अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितना बच्चों, 3/2। फिर से वही काम करेंगे, चूंकि चलो ये भी लिख सकते हैं, चूंकि R इज ग्रेटर देन L, इसलिए आर स्क्वायर इज मोर ग्रेटर देन एल स्क्वायर, या इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, चूंकि L इज ग्रेटर देन R, ये भी लिख सकते हैं ऐसे, L इज लेस देन R, इसलिए L स्क्वायर इज मोर देन लेस R स्क्वायर। ठीक, इसलिए L स्क्वायर को छोड़ने पर भाई R बहुत दूरी है, उसके सापेक्ष में अगर L, जैसे R का मान हो 10 लाख और L का मान हो 0.01, तो 10 लाख से 0.01 घटाएंगे, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम उसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो जब इसको हम छोड़ देते हैं तो E इक्वल टू देखिए कितना हो जा रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपान आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 देखिए कट जाएगा बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपान आर क्यूब न्यूटन प्रति कूलाम। ये बच्चों आपके यूपी बोर्ड के बहुत इंपॉर्टेंट 2 प्रूवमेंट हैं, ये आपको ध्यान रख के पढ़ना है, याद करना है। क्लियर?